नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए और साथ ही साथ जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा 2020 में उसके लिए भी ये वीडियो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। तो सेकंड फेज की अभी जो भी शिफ्ट रह रही हैं और जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा 31 जनवरी से, उनके लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे ये एनालिसिस वीडियो जो हमने पहले आपको प्रोवाइड कराई हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी के फादर किसको कहा जाता है? तो आप सबको पता ही है कि फादर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में और खास तौर से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे उनसे रिलेटेड तो काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी जो रहेगी इसके फादर किसको कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुश्रुता। सुश्रुता जो है इनको फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following countries is not a member of SAARC? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है या फिर नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, फिर जो बाकी और ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पूछा जा चुका है, फिर जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगी इससे भी आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा कि इसकी मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड। तो इसकी जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका आपको जरूर ध्यान रखना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और पहले भी एक बार पूछा जा चुका है। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि मेंबर नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की? तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो कंट्री है ये मेंबर कंट्री नहीं है सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क की टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सार्क की फुल फॉर्म रहेगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी 8 मेंबर कंट्रीज रहेंगी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं सार्क ऑर्गेनाइजेशन की। सार्क का हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है जो कि लोकेटेड है काठमांडू, नेपाल में। ये कब फाउंड हुआ था ये भी पूछा जाता है, तो ये 1985 में फाउंड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द यूएन जनरल असेंबली। तो यूएन जनरल असेंबली में कौन से पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो हमारा आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे ये पहले भारतीय थे जिनके द्वारा हिंदी में स्पीच दी गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। What is the फुल फॉर्म ऑफ बेल? बेल BEL जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और जितनी भी इंपॉर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इंस्टीट्यूट्स याद रखने हैं आपको, बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स याद रखनी है। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फुल फॉर्म्स के ऊपर। तो BEL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये फुल फॉर्म रहेगी BEL की। फॉर हाउ मेनी टाइम्स अनडिवाइडेड इंडिया वॉज पार्ट / मेंबर ऑफ समर ओलंपिक। तो समर ओलंपिक में अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया जब एक ही नेशन थे, अनडिवाइडेड इंडिया जो था उस टाइम पे भारत कितनी बार मेंबर रहा है या फिर पार्ट रहा है समर ओलंपिक का? तो ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की आजादी से पहले समर ओलंपिक में भारत कितनी बार मेंबर रहा था। तो अब इस क्वेश्चन को अनडिवाइडेड इंडिया के नाम से भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन उनको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो अनडिवाइडेड इंडिया जो था ये कितनी बार पार्ट या फिर मेंबर था समर ओलंपिक का? तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। टोटल 5 बार समर ओलंपिक का मेंबर या पार्ट रहा है अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब 1947 से पहले भारत जो है 5 बार मेंबर रह चुका है समर ओलंपिक का। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न। तो जितने भी स्पोर्ट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, टूर्नामेंट्स हो गए, ऑनर्स हो गए, ये सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके पहले रेसिपेंट कौन थे, करंट टाइम में विनर कौन है, कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो सबसे पहले दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारा आंसर हो जाएगा विश्वनाथ आनंद। तो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद, इनको सम्मानित किया गया था सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो होता है ये भारत का सबसे बड़ा
स्पोर्ट्स ऑनर होता है। इसके 2020 विनर कौन रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, When is the इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑब्जर्व। तो सेकंड फेज के जो एग्जाम रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है डेज। डेज के ऊपर हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इंटरनेशनल वर्कर्स डे जो होता है ये कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 मई। हर साल 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल वर्कर्स डे को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम्स में पूछा जाता है और अभी तक 1 से 2 बार ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द कैपिटल ऑफ रशिया। तो रशिया जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को जो है ये कैपिटल है रशिया की। इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया से जो रिलेटेड कंट्रीज हैं, उनकी कैपिटल लगातार पूछी जा रही है एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंडिया के जितने भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे रिलेटेड आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे इंस्टीट्यूट हो जाएं, चाहे नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो जाएं, इन सबसे रिलेटेड लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो पहला फेज रहा था उसमें जो मेन फोकस था वो था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, और अब जो सेकेंड फेज चल रहा है इसमें जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर मेन फोकस कर दिया गया है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ आपको नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका हेडक्वार्टर या फिर ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा जो स्टेट है इंडिया की वहां पे लोकेटेड है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज लोकेटेड सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा, या तो थर्ड फेज में पूछा जाएगा या फिर सेकंड फेज की जो भी शिफ्ट रह रही है उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पे लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कटक। तो कटक जो जगह है वहां पे लोकेटेड है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है राइस का, सबसे बड़ा कंज्यूमर है राइस का, सबसे बड़ा इंपोर्टर है राइस का। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इंडिया अंडर मोदी गवर्नमेंट वॉज प्लेस्ड इन विच रैंक इन दी यूरेशिया ग्रुप्स लिस्ट टॉप रिस्क 2020। तो टॉप रिस्क 2020 की जो रिपोर्ट जारी करी गई है यूरेशिया ग्रुप्स के द्वारा, इसके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट के दौरान भारत की क्या रैंक रही है टॉप रिस्क कंट्रीज में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5th। भारत जो है वो 5वें नंबर पे है टॉप रिस्क 2020 कंट्रीज में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडेक्सेस जो रहेंगे इंपॉर्टेंट रहते हैं। इंडेक्सेस जितने भी हैं सब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सबको आपको ध्यान से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, The UN World Tourism Organization recently released its UNWTO World Tourism Barometer report. Where is the headquarter of UNWTO located? तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है where is the headquarter of UNWTO located, तो यहाँ पे जो UNWTO है ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये होती है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, जो कि रहेगा मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड जो जगह है स्पेन में, वहां पे हेडक्वार्टर रहेगा यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की काफी संभावनाएं रहेंगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। What is the rank of India in the 2019 Democracy Index released by Economist Intelligence Unit? तो 2019 का डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है ये अभी तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका है और आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2019 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। भारत की 51 रैंक है 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो जितनी भी स्कीम रहेंगी, जितनी भी योजनाएं हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लॉन्च करी गई हैं वो किस चीज से रिलेटेड होती हैं, वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई हैं, कौन से ईयर में लॉन्च हुई हैं। तो ये चीज आपको जरूर याद रखनी है, इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो होती है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च करी गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो है इनके द्वारा लॉन्च करी गई थी। इनकी एक स्कीम रहेगी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। Established in 1936 is India's first national park।
तो आप सबको पता ही है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये रहता है कि वो कब स्टैब्लिश हुआ था। तो 1936 में स्टैब्लिश हुआ था भारत का पहला नेशनल पार्क, जो कि रहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट में। फिर ये पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो रामगंगा जो रिवर है वो फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम दी ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, तो ये आपको पता ही होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। अब अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी जाए तो इसके जितने भी प्रेसिडेंट रहेंगे वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं, खास तौर से जो मेन लीडर्स हैं हिंदुस्तान के, उनको तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि ये किस टाइम में प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014 द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड करा गया था 2014 में। जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनमें इंडिया की साइट्स को ऐड करा गया है वो आप जरूर ध्यान रखें, उनका इंपॉर्टेंट रहेगा। जितनी भी साइट्स रहेंगी सब कौन से ईयर में यूनेस्को में ऐड करी गई, ये आप ध्यान रखना, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रहता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, वहां पे लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखें। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 इज अवॉर्डेड टू हाउ मेनी प्लेयर्स। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो दिया गया है 2020 में वो कितने लोगों को दिया गया है। अभी हमने पीछे डिस्कस करा था कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था उसके पहले रेसिपेंट कौन थे, तो उसके पहले रेसिपेंट थे विश्वनाथ आनंद, जो कि इंडिया के चेस मास्टर हैं। अब अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 की, तो ये कितने लोगों को मिला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। टोटल 5 लोग हैं जिनको सम्मानित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से। पांचों के नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अभी तक 2 के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बाकी और जो रहेंगे उनके ऊपर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। तो 5 जो लोग रहेंगे वो रहेंगे रोहित शर्मा, एक रहेंगे मरियप्पा थंगावेलु, एक रहेंगी मोनिका पात्रा और एक रहेगा विनेश फोगाट, एक रहेंगी रानी रामपाल। ये टोटल 5 प्लेयर्स हैं जिनको सम्मानित किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 से। इसमें रोहित शर्मा के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोनिका बात्रा के ऊपर पूछा जा चुका है और विनेश फोगाट के ऊपर पूछा जा चुका है। तो रानी रामपाल और मरियप्पा थंगावेलु ये दोनों और रह गए हैं जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। तो चोला एम्पायर जो था इसके फाउंडर कौन थे, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट करी गई थी वो किसके द्वारा करी गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा विजयला चोला। विजयला चोला जो है इनके द्वारा फाउंड करा गया था चोला एम्पायर को। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो स्टार्टिंग की जो शिफ्ट रही थी फर्स्ट फेज की, उसमें ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका था। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन होता है जो कि हेल्पफुल होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है ये विटामिन होता है जो कि हेल्पफुल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि हमने स्पेशली तैयार करी हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। साथ ही उनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।